आधी रात का वक्त है, पर रेड चिलीज की विजुअल इफेक्ट्स टीम पिछले 36 घंटों से भी ज्यादा समय से सोई नहीं है। मगर इस वक्त उसे नींद की फिक्र नहीं है। वक्त बीत रहा है। Every time I was outside marketing the film, I was very confident it'll be done. Every time I came into the VFX room, I was like, God, this is not going to happen. हाल ही में रावण को विजुअल इफेक्ट्स के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये फिल्म 26 अक्टूबर 2011 को दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी। रिलीज डेट करीब आ रही थी, पर 2 साल की कड़ी मेहनत के बावजूद फिल्म की विजुअल इफेक्ट्स टीम का काम अभी बाकी था। उसे जल्दी से जल्दी पूरा करने का दबाव पूरी टीम पर था। कई बार हम में आपस में झड़प होती, हम शेड्यूल से पीछे थे, हमें शॉट्स डिलीवर करने थे, उन्हें अप्रूव करवाना था, लेकिन कुछ भी टाइम पे नहीं हो पा रहा था। फिल्म के नायक शाहरुख खान देश भर में फिल्म के प्रमोशन के लिए रवाना हो चुके थे। जगह जगह फिल्म का धुआंधार प्रचार कर रहे थे। उधर वीएफएक्स टीम फिल्म के शॉट्स का फाइनल बैच डिलीवर करने में खुद को बेबस पा रही थी। मैं घबराकर मिक्स रूम से डिजाइन रूम में पहुंचा और मैंने अपने साथियों से कहा कि पता है नया वीएफएक्स आ गया है, वो बिल्कुल अलग है, मालूम नहीं अब हम ये कैसे करेंगे। सबके मन में यही सवाल था कि क्या अब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी वीएफएक्स फिल्म समय पर प्रदर्शित हो पाएगी या फिर उसकी रिलीज डेट आगे बढ़ानी पड़ेगी। ऐसा करने का मतलब था उसके निर्माताओं को करोड़ों रुपए का नुकसान। वक्त बिल्कुल नहीं था। Internationally, I think the people really loved it. The effort was really appreciated. I think a lot of people in LA, London have met me and said, "This is such a proud film, and India can do this." It's one of India's biggest films ever. Oh, it feels great. It's Rampal Arjun one. शाहरुख खान हिंदुस्तान के बहुत बड़े सुपरस्टार, जिनके करोड़ों चाहने वाले हैं, सपनों के सौदागर, जो अपने आकर्षक लुक्स, दिलकश अदाओं और रोमांटिक चार्म की वजह से किंग खान के रूप में लोकप्रिय हैं और कुछ भी बेच सकते हैं, चाहे वो कोई बड़ी फिल्म हो या टीवी गेम शो हो। बड़े बड़े प्रोडक्ट से उनका नाम जुड़ा है। वो मल्टी स्टार कास्ट वाली, बड़े बजट की भव्य सेट वाली, नाच गानों, सुपरहिट संगीत और इमोशनल ड्रामा से भरपूर फिल्मों का निर्माण भी करते हैं। फिल्मी दुनिया में अपने करियर के 20 साल पूरा करने वाले शाहरुख का एक सपना था। वो हिंदुस्तान की सबसे महत्वाकांक्षी और महंगी साइंस फिक्शन फिल्म बनाना चाहते थे, जिसमें विश्व स्तरीय विजुअल इफेक्ट्स और एनिमेशन का कमाल हो। हमें एक ऐसा प्रोड्यूसर चाहिए था जो इस तरह की फिल्म मन से बना सके, और शाहरुख को पूरा यकीन था कि एक दिन इंडिया में भी इस तरह की फिल्में बनेंगी। उनकी सोच बिल्कुल साफ थी इस फिल्म के कलात्मक, तकनीकी और व्यावसायिक पहलुओं के बारे में। In the years that we started making this film, I don't think there would have been any other producer who would have produced this film. This has to be a lifelong dream and then dedication and ambition. हर भारतीय के लिए रावण एक चिर परिचित नाम था, क्योंकि उससे उन्हें फौरन रामायण की याद आ जाती थी, जो कि भारतीय साहित्य का सबसे लोकप्रिय महाकाव्य है। बल्कि रावण 10 सिरों वाले राक्षस राजा रावण का ही परिवर्तित रूप है, जिसका अंत भगवान राम ने किया था। फिल्म रावण में ये फिल्म के खलनायक का नाम है, जो एक वीडियो गेम से निकलकर पूरी दुनिया में तबाही मचा देता है। फिल्म के हीरो जीवन का नाम हिंदी शब्द जीवन पर आधारित है, जिसका मतलब होता है जिंदगी। संयोग से रावण डिजिटल शब्दावली का भी एक हिस्सा है। हमने सोचा कि फिल्म में खलनायक का नाम रावण रखना ठीक नहीं रहेगा, RAVAN, क्योंकि ये एक सुपर हीरो फिल्म है। इसलिए हमने उसका नाम रखा RA.ONE, रैंडम एक्सेस वर्जन 1। तो खलनायक का नाम रावण रखा गया, जो वीडियो गेम का शब्द लगे, और जैसे ही वो हो गया RA.1 तो हीरो बन गया G1, गुड वन, यानी भला। मुझे रावण नाम अच्छा लगता है, जीवन से ज्यादा अच्छा। A lot of people told me I should not keep the film's name Ravan. So I just felt that, normally in superhero films, the main thing is the supervillain. If the supervillain is not strong, the superhero does not really go anywhere. रावण में
सुपर हीरो और सुपर विलेन का टकराव एक बच्चे की वजह से शुरू होता है। एक वीडियो गेम डिजाइनर का बेटा अपने लल्लू नजर आने वाले पिता से एक ऐसा किरदार रचने के लिए कहता है जो बोरिंग हीरोज के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज तर्रार हो। पर प्रोग्रामिंग की एक खामी की वजह से दुष्ट रावण असली दुनिया में दाखिल हो जाता है और तहलका मचा देता है। यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। जीवन और रावण जब वीडियो गेम से बाहर असली दुनिया में निकल आते हैं, वो आइडिया दिलचस्प था, पर जब मैं खेलूं तब नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि मैं वैसा बिल्कुल नहीं चाहता। This stuff rocks. Where's Dad? विजुअल इफेक्ट्स और इस कहानी को पर्दे पर उतारने से कहीं ज्यादा मुश्किल था एक ऐसे सुपर हीरो की रचना जो कि बॉलीवुड फिल्मों की कसौटी पर खरा उतर सके, जैसे मेलोड्रामा, म्यूजिक, डांसिंग, कॉमेडी और सीरियस इमोशंस के मुताबिक ढल सके। तू मुझे छोड़ के मत जा। मुझे नहीं लगता कि दुनिया की किसी भी सुपर हीरो फिल्म में उसके नायक ने ये सब किया है। भले ही बॉलीवुड दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है जिसका प्रभाव धीरे धीरे पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है, मगर नई विजुअल इफेक्ट्स टेक्नोलॉजी के मामले में वो अब भी बहुत पीछे है। पर रावण की कहानी पारंपरिक ढर्रे की होने के बावजूद आज के माहौल की थी और जिसके फिल्मांकन के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होना जरूरी था। पर सवाल ये था, इस चुनौती पर खरा कैसे उतरा जाए। जब मैंने हिंदुस्तान में बनने वाली विजुअल इफेक्ट्स फिल्म पर गौर किया तो मुझे लगा कि हमारे पास चीजों को सोचने की, उन्हें पर्दे पर उतारने की प्रतिभा है, पर कमी है तो उसे सही तरीके से पेश करने की। ये फिल्म एक ऐसी अलग दुनिया की थी जिससे मैं परिचित नहीं था, इसलिए मैंने शाहरुख से कहा कि मुझे उस इंडस्ट्री के कुछ टेक्नीशियनों की जरूरत पड़ेगी जो ये काम पहले भी कर चुके हैं। रावण की टीम में देश विदेश के लोगों को शामिल किया गया। उसमें मुख्य विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर थे स्टारगेट के जेफरी क्लाइजर। सिनेमेटोग्राफर थे इटली में जन्मे निकोला पेकोरिनी। ऑस्कर विजेता साउंड डिजाइनर रेसुल पुकुट्टी भारत से थे और डिजाइनर थे रॉबर्ट कर्ट्समैन, स्पेशल कॉस्ट्यूम्स डिजाइन करने के लिए। 5000 लोगों की उस टीम में भारत, इंग्लैंड और अमेरिका के लोगों के अलावा शाहरुख खान की अपनी कंपनी रेड चिलीज वीएफएक्स के 400 कर्मचारी भी शामिल थे, जो पूरी दुनिया के 14 स्टूडियोज में शिफ्ट्स में काम कर रहे थे। I was very clear that this film should be very indigenous. This film should be made in India. It should not be a film which is outsourced. That was a very serious, conscious decision. तैयारी अब पूरी हो चुकी थी, बस छोटी मोटी फेरबदल हो रही थी। बॉलीवुड में योजनाबद्ध तरीके से पहले से पूरी तैयारी करके फिल्में बनाने का चलन आम नहीं है। इस मामले में इस फिल्म ने एक परंपरा की शुरुआत की। फिल्म का निर्माण इतना मुश्किल था कि फिल्म के प्रमुख दृश्यों के लिए कई महीने पहले से ही प्री विजुअलाइजेशन की जरूरत थी, जिसने बाद में फिल्म के विभिन्न विभागों के लिए एक मार्गदर्शन का काम किया। जैसे ही हमारे हाथ फिल्म की स्क्रिप्ट लगी, हमने उसे विजुअल इफेक्ट्स के हिसाब से शॉट्स और सीक्वेंसेस में बांटना शुरू कर दिया। सबसे ज़्यादा खुशी हमें इस बात की हुई कि इसमें 3000 से भी ज़्यादा विजुअल इफेक्ट्स के शॉट्स थे। बॉलीवुड फिल्मों में ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 200 वीएफएक्स शॉट्स होते हैं और वो भी बिल्कुल मामूली होते हैं। पर रावण जिस तरह की फिल्म थी और चूंकि इतने बड़े पैमाने पर हम पहली बार काम कर रहे थे, इसलिए हमने सिर्फ उसके प्री विजुअलाइजेशन के लिए ही अलग से टीम बनाई। प्री विजुअलाइजेशन स्टोरी बोर्ड से एक कदम आगे होता है, जहां हम स्टोरी बोर्ड से एनिमेशन करते हैं। इससे इस बात की पूरी जानकारी मिल जाती है कि कौन सा लेंस इस्तेमाल करना चाहिए और एडिट पैटर्न किस तरह काम करेगा। प्री विजुअलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था सुपर हीरो और सुपर विलेन की लुक तय करना। जीवन और रावण, उन काल्पनिक रूपों को साकार करने का काम शुरू हुआ अमेरिका में, जहां इन दोनों किरदारों के लिए 10-10 बॉडी फिटिंग रबर सूट्स तैयार किए गए, जिन पर लगभग 2 करोड़ रुपए का खर्चा आया। शाहरुख बहुत बड़े स्टार हैं और अब तक दर्शक उन्हें कई रूप में देख चुके हैं। अब हम उन्हें पूरी दुनिया के सामने इस नए रूप में पेश कर रहे थे जो कि बिल्कुल अलग था। पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना था कि वो उस रूप में भी वही शाहरुख रहें जिनसे दर्शक प्यार करते हैं। उस वक्त मैं और शाहरुख लॉस एंजलिस में थे और अचानक शाहरुख ने मुझसे कहा कि अनुभव, मुझे बेस्ट सुपर हीरो कॉस्ट्यूम डिजाइनर चाहिए। आखिर हमारी मुलाकात एक जेंटलमैन से हुई जिनका नाम है टिम फ्लैश। Like I remember the first 2 times the suits came designed to us of Ravan and Jeevan. They must have come in the afternoon and Anubhav didn't send it to me till night. And then he sent me an email. He said, "Sir, आप देख लो उसको." And he saw it and he said, "Can I come and see you?"
So I said, yeah. And he came at night and he said, I didn't think we should make this film. Because it was so completely different from what we had thought. And we had the best people in the world working on it. फिर मैंने तस्वीरों और पूरे विवरण के साथ 23 पेज का एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया। उसके बाद जब सुपर हीरो सूट का पहला नमूना आया तो वो बहुत शानदार था, पर उसमें कुछ गड़बड़ थी। उसमें हीरो थोड़ा सा खतरनाक नजर आ रहा था और खतरनाक सुपर हीरो लोगों को पसंद नहीं है। तो मैंने टीम से ये बात कही तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कर देता हूँ। और उन्होंने एक दिन जीवन की एक तस्वीर भिजवाई और मैंने कहा कि यही हमारा जीवन है। मुझे पहले वाली तस्वीर भी बहुत पसंद थी। एक दिन अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने टिम से पूछा कि क्या वही कॉस्ट्यूम आप मुझे लाल रंग के साथ दिखा सकते हैं। उन्होंने उसे मुझे लाल रंग के साथ दिखाया और वो रावण का सूट बन गया। The Ravan suit is crazy. I mean, Shah Rukh's was still just halfway. His is a full body suit, and goes all the way down. In fact, it was so heavy that you needed, it's like every time you lifted your hand was like lifting a 10-pound dumbbell. वो हाईटेक फ्यूचरिस्टिक कॉस्ट्यूम तैयार करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी, पर उससे बड़ी चुनौती थी एक्टरों के लिए, जिन्हें शूटिंग के दौरान दिन भर उन्हें पहने रहना पड़ता था। हाई प्रेशराइज्ड रबर से बने वो सूट बहुत भारी थे और उन्हें पहनकर एक्टरों को बेहद पसीना आता था और शरीर में पानी की कमी से वो बेहद थक जाते थे। One of the toughest things to do was to wear that suit, and then, sometimes you took it off at 2 a.m. in the night, went back home and thought, oh God, now I don't have to. And before you knew, you were awake back on the sets, shooting the film, and you had to get ready at 7 or 8 or 9. So you hadn't even got 3-4 hours without that suit. It's really difficult to be a superhero, especially if you have to wear tight costumes like this. The first and last time, not after this. भारत की पहली वीएफएक्स फिल्म बनाने के शाहरुख खान के सपने को साकार होने में लंबा अरसा लगा। सालों की प्लानिंग और मेहनत के बाद भी सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो फिल्म समय पर पूरी हो पाएगी? The first 2 times the suits came designed to us of Ravan and Jeevan, and Anubhav said, no, I didn't think we should make this film because they were so completely different from what we had thought. पर शूटिंग शुरू होने के कुछ ही दिन बाद उन बेहद महंगी पोशाकों में कुछ खामियां पैदा होने लगी। वो उतनी प्रभावशाली नहीं लग रही थी। ये बात शाहरुख के टीनेज बेटे आर्यन ने भी महसूस की, जो रावण के निर्माण के दौरान शाहरुख को अपनी बेबाक राय देते रहते थे। हमें शुरू से ही मालूम था कि उन्होंने जो पोशाकें बनाई थीं, उन पर अपनी तरफ से हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा। जैसे कि उन्होंने बाहों पर इलेक्ट्रिसिटी पेंट की थी, जिसका चमकना जरूरी था। हमने सोचा अब क्या किया जाए, सूट की सिलवटें कैसे हटाई जाएं, कैसे उसे टचअप किया जाए। तब मैंने और हैरी ने इस बारे में सोचा और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर हमें सूट को बेहद आकर्षक बनाना है तो उसे पूरी तरह से रिप्लेस करना होगा। अब उनके सामने एक नई चुनौती थी, पूरे के पूरे बॉडी सूट को वीएफएक्स टेबल पर नए सिरे से बनाना। ये काम एक बेहद जटिल प्रणाली से किया गया, जिसे मैचमेशन कहते हैं, और उसमें कई महीनों का समय लग गया। हमने मॉडल को साइबर स्कैन किया, जिसमें आपको लेजर के नीचे खड़ा किया जाता है। उससे कंप्यूटर में मॉडल के सूट का पूरा खाका उतर आता है। हम उसे साइबर स्कैन कहते हैं, ताकि वो मॉडल के सूट से एकदम मैच हो सके। फिर हमने उस सूट को रीड करना शुरू किया, जिसका मतलब है कि हमने उसके अंदर एक ढांचा डाला। अब सूट के मॉडल का एक पूरा बोन स्ट्रक्चर था, उसके अंदर एक मसल मूवमेंट प्रोग्राम किया हुआ था, इसलिए मॉडल के हाथों के हिलने डुलने के साथ साथ उसकी मांसपेशियां भी साफ नजर आती। सीजीआई सूट को उसके ऊपर लगाने के बावजूद आपको वो असली सूट भी नजर आता था, जिसे पहनकर शूटिंग की गई थी। इसलिए उसे पेंट करना पड़ा, ताकि ऐसा न लगे कि जीवन ने फिल्म में 2 सूट पहन रखे हैं। हमने कारों की तोड़फोड़ वाला एक दृश्य लिया। हमने सोचा 5 दिन में हमारा काम पूरा हो जाएगा, पर उसे पूरा करने में हमें पूरे 2 महीने लगे। जबकि उस दृश्य में रावण था ही नहीं, सिर्फ जीवन था। जीवन अब तैयार था। डिजिटल तकनीक की मदद से उसकी पोशाक अब दमक रही थी। अब रावण की पोशाक को भी उतना ही प्रभावशाली बनाना जरूरी था। हालांकि रावण का भी हमें पूरा सूट चेंज करना पड़ा,
लेकिन जीवन के मुकाबले ये काम आसान था। उसका सूट थोड़ा मोटा था, इसलिए उसकी मांसपेशियों का मूवमेंट उतना नजर नहीं आता था। रामायण में रावण को 10 सिरों वाले राक्षस के रूप में दिखाया गया है, पर इस फिल्म में उसके चेहरे को डिजिटल तकनीक से तैयार किया गया। हमसे जो पहली बात कही गई थी वो थी कि रावण का चेहरा इतना अलग होना चाहिए कि आज तक वैसा चेहरा किसी ने ना देखा हो, पर साथ ही वो डरावना भी हो। When we started off, we just wanted it to be a molten fire without things being seen, but there was no logic finally of why he should be on fire. स्क्रिप्ट में हमने उसका चेहरा धुएं से बना हुआ दिखाया था, पर पूरे शरीर में इतना कुछ सॉलिड बिजली का होने की वजह से हमें लगा कि सिर और गर्दन ढकने वाली टोपी में धुएं वाला चेहरा जचेगा नहीं। एक मौका वो भी आया जब हमें लगा कि अगर हमने हफ्ते भर में रावण के चेहरे के बारे में फैसला नहीं किया तो हम फिल्म को वक्त पर रिलीज नहीं कर पाएंगे, और ये हमारे लिए किसी झटके से कम नहीं था। फिल्म के प्रदर्शन में अब 2 महीने से भी कम समय था, पर देर होती जा रही थी। सिर्फ रावण के चेहरे की कल्पना करने में ही 300 से ज्यादा कंप्यूटर आर्टिस्ट जुटे थे, पर फिल्म के डायरेक्टर अब भी संतुष्ट नहीं थे। तो क्या रावण बिना चेहरे वाला दानव बनकर रह जाएगा? इसका जवाब किसी को नहीं सूझ रहा था, और इस बात को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। सब लोग अपना दिमाग लड़ा रहे थे। फिर सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आई कि रावण का चेहरा थोड़ा ज्योमेट्रिक होना चाहिए। हमारे पास अर्जुन का साइबर स्कैन मॉडल था। पहले हमने उनका चेहरा बिगाड़ कर उसे लगभग इंसानी खोपड़ी में ढाल दिया। फिर हमने उस पर कर्व बनाए, उसकी सतह को तारों की शक्ल दी। तारों वाली शक्ल बनाने की वजह ये थी कि हम चाहते थे कि जब रावण बोले तो उसका मुंह इस तरह ऊपर नीचे हो, जैसे वो सिला हुआ हो, ताकि वो और भी खौफनाक लगे। फिर वीएफएक्स टीम ने उन तारों के साथ रावण के चेहरे में जियोमेट्रिक क्यूब भी जोड़ दिए, जो कि सोने पर सुहागा था। उसके पूरे शरीर को भी उन क्यूब की एक जटिल संरचना के रूप में पेश किया गया। आखिरकार फिल्म के इस जबरदस्त खलनायक को अपनी अलग इमेज, अपनी अलग पहचान मिल ही गई। It wasn't like how we had thought of it. I think nobody had thought of it, but through the briefings that while we were saying, I think this was the face of Ravan. जैसे ही हमने हाँ कहा, पूरी वीएफएक्स टीम के सदस्य अपनी अपनी कुर्सियों में धंस गए। उन्होंने राहत की सांस ली और कहा, आखिरकार रावण को चेहरा मिल गया। रावण के चेहरे पर 1.5 साल काम करने के बाद आखिर उसके रिलीज होने से 1.5 महीने पहले उसके चेहरे को सबकी रजामंदी मिल ही गई। सुपर हीरो का सूट और ज्यामितीय चेहरा बनाने में बहुत सारी मेहनत और वक्त लग गया, जिसने फिल्म की रिलीज डेट के बढ़ते दबाव को और भी बढ़ा दिया। फिल्म में रावण के अलग अलग रूप दिखाने के लिए, जिन्हें डिजिटल क्यूब में से अभिनेता अर्जुन रामपाल में बदलना था, विजुअल इफेक्ट्स ऑल्ट्रेशन का काम बहुत पेचीदा हो गया, जिसमें बहुत समय लगा। रावण का अपना कोई चेहरा नहीं था, वो जो चाहता था वो बन सकता था। फिल्म में रावण कई रूप अख्तियार करता है। आकाशी, जिसका किरदार टॉम वू ने निभाया है, से लेकर सोनिया तक, जो फिल्म की नायिका करीना कपूर ने निभाया है, और आखिर में वो अभिनेता अर्जुन रामपाल की शक्ल में सामने आता है। हर रूप परिवर्तन को बहुत सोच समझकर प्लान किया गया था, और उसके बाद वीएफएक्स टीम ने हर क्यूब को ट्रैक करके उसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जरिए रिक्रिएट किया, ताकि हर किरदार की शारीरिक विशेषताएं हूबहू उससे मैच कर सकें। मेरा मनपसंद सीन है जब रावण जिंदा होता है। लंदन में फिल्म की लोकेशन ढूंढते वक्त जब एक दिन मैं अनुभव के साथ बैठा, तब हमने एक दृश्य के बारे में सोचा। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वो क्यूब सड़क में से पॉपकॉर्न की तरह फूटे और उनसे रावण की आकृति उभरने लगे।
हम जानते थे कि शूट करने के लिहाज से ये बड़ा पेचीदा और मुश्किल सीक्वेंस है। And camera action. वहाँ कहीं कोई क्यूब नहीं थे, सिर्फ कैमरा मूवमेंट्स थे। हमें सिर्फ कल्पना करनी थी कि क्यूब निकल रहे हैं और पूरी शूटिंग कल्पना के ही आधार पर की गई थी। एक आदमी रावण का सूट पहनकर बैठा था उसी अंदाज में जिसमें क्यूब बनने थे, और उसके बाद वो उठकर खड़ा हो जाता है। यही शॉट था। हमने एक प्रोग्राम तैयार किया था जिसे बनाने में पूरे 9 महीने लगे। उससे हमें हर क्यूब को दिखाना था, वो भी इस तरह से प्रोग्राम करके जैसे हर क्यूब को मालूम हो कि उसे शरीर में किस जगह फिट होना है। उस सीक्वेंस को तैयार करने में हमें 1 साल से भी ज़्यादा समय लग गया। Roll cameras and action. फिल्म के जबरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस तो और भी चुनौतीपूर्ण साबित हुए, जैसे कि लंदन का एक कार चेस सीन जिसमें रावण तबाही मचाता है। सवाल ये था उसमें एकदम नए ढंग से कैसे रोमांच पैदा किया जाए। 3 तरह से किसी भी चेज को एक दूसरे से अलग बनाया जा सकता है। पहली चीज लोकेशन, ये चेज लंदन में थी। दूसरी चीज इमोशन, इस दृश्य में जो चेस कर रहा था उसमें सुपर ह्यूमन ताकतें थीं। और फिर बाकी चीजें, जैसे कि मैंने सोचा आकाशी रास्ते के ट्रैफिक से भी तेज भागे। हमारे स्टंट कोऑर्डिनेटर एंडी को एक जबरदस्त आइडिया सूझा। उन्होंने एक गाड़ी के पीछे एक रेड मैट बांध दी और फिर आकाशी को उस मैट पर दौड़ाया। फिर हमने उस मैट को स्पेशल इफेक्ट्स द्वारा हटाकर रोड की शक्ल दे दी। और जब एक कार दूसरी कार से टकराकर हवा में नहीं उछल पाई, तो क्या इस प्रॉब्लम को भी विजुअल इफेक्ट्स के जरिए सॉल्व किया जा सकता था? रावण गेम के बाहर कैसे आ सकता है? आकाशी कैसे बन सकता है? What's going on? जब हमें बताया गया कि हमें एक चेज सीक्वेंस पर काम करना है, तो हमने सोचा कोई नॉर्मल एक्शन सीक्वेंस होगा। बाद में हमें पता चला हमें उस दृश्य में और कारें भी जोड़नी है, और एक दूसरे से टकराती कारें भी, वो भी इस तरह की सब कुछ असली लगे। फिर हमने लाइट रेफरेंसेस के आधार पर उस कार के फोटोग्राफ लेने शुरू किए और फिर उस कार का मॉडल बनाया। फिर हमने उन कारों को कार पेंट से टेक्सचर करना शुरू किया। कार के दरवाजे को टेक्सचर किया, दरवाजों को अलग इफेक्ट दिया, उसकी खरोंचों को भी। कार वास्तविक लगनी चाहिए थी, ऐसा नहीं लगना चाहिए था कि वो अभी अभी शोरूम से बाहर आई है। इस चेज के जरिए हम एक सपने को शक्ल दे रहे थे ताकि वो सीक्वेंस बेजोड़ बन सके। अब कलाकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी हरे पर्दे के सामने अभिनय करना। क्योंकि बॉलीवुड में ज्यादा वीएफएक्स फिल्में नहीं बनती, इसलिए ज्यादातर कलाकारों के लिए ये एक नया तजुर्बा था। ये सीक्वेंस आधा लंदन में शूट किया गया था और आधा एक स्टूडियो में ग्रीन स्क्रीन के सामने। वो शॉट मुश्किल था क्योंकि हमें ये कल्पना करनी थी कि आसपास से कारें गुजर रही हैं और आकाशी हमारे पीछे पड़ा है, और फिर मेरे सामने एक बस आ गई, जबकि हकीकत में वहाँ कोई बस नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ पॉइंटर्स थे। So we tried to figure out a way that when we are telling an actor, we had a young kid in it, when we're telling an actor all this is happening around you, if we can visually show it to him before. जब मैं रिहर्सल्स कर रहा था तो हैरी ने उस सीन का एक रफ वीएफएक्स बनाया और मुझे दिखाया कि सारी कारें कहाँ हैं, आकाशी कहाँ है और कब वो आगे पहुंचकर मुझे खींचेगा। और इस सब से वो सीन करने में मुझे बहुत आसानी हो गई। फिर वहां जीवन आ पहुंचता है। रावण के साथ उसका सामना होना फिल्म का एक बहुत ही रोमांचक दृश्य है। सबसे मुश्किल दृश्य था कारों की तोड़फोड़।
जब मैंने वो दृश्य सोचा था तब मैंने नहीं सोचा था कि उसे फिल्माएंगे कैसे। मैंने तो बस सोचा। हमारे पास उस कार के रेफरेंसेस थे कि वो किस तरह फ्लाई करेगी और घूमेगी, पर उनसे बात नहीं बनी। वो दृश्य कैसे दिखाएं कि कार उछलकर जीवन की तरफ आती है और वो उसे थाम लेता है, पर वो कार धीरे आती नजर आ रही थी, पर हम चाहते थे कि वो तेजी से आए और जीवन उसे थाम ले। इसलिए हमें जीवन की बॉडी समेत एक पूरा CGI शॉट तैयार करना पड़ा। जबरदस्त चेस सीक्वेंस के लिए टीम को डिजिटल तकनीक से दृश्य में कारें जोड़नी थी और उन्हें टकराते दिखाना था। इस चेज के जरिए हम एक सपने को शक्ल दे रहे थे ताकि वो सीक्वेंस बेजोड़ लगे। हालांकि VFX टीम को अभी भी यकीन नहीं कि वो फिल्म के रिलीज होने से पहले सारे इफेक्ट्स पूरा कर लेगी। अब सवाल ये था कि हवा में थमे हुए किरदारों के जादुई प्रभाव को और असरदार ढंग से कैसे पेश किया जाए। इस प्रभाव के लिए VFX टीम ने टाइम स्लाइस नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें एक ही एक्शन को अलग अलग एंगल से कई कैमरों द्वारा एक साथ शूट किया जाता है, जिससे दृश्य का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। टाइम स्लाइस तकनीक वाले इस दृश्य में जहां 60 स्टिल कैमरों का इस्तेमाल किया गया था, किरदार अपनी अपनी जगह पर स्थिर थे, मगर कैमरे 220 डिग्री के एंगल पर घूम रहे थे। हमने सोचा वो दृश्य कैसे फिल्माया जाए जिसमें जीवन और आकाशी कारों के ऊपर खड़े हैं। अब आप 9-10 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाकर उसके ऊपर सब कुछ रखकर तो ये दृश्य फिल्मा नहीं सकते थे, क्योंकि हमें 60 कैमरे लगाने थे। फिर हमने ये दृश्य इंडोर शूट किया। उस दृश्य को शूट करने के बाद अब हमें अच्छी तरह मालूम था कि बैकग्राउंड में हमें क्या चाहिए। टिम ने एक 7 मीटर ऊंचा मंच बनाया और फोटोग्राफ लेने शुरू किए, एक के बाद एक ढेर सारे फोटोग्राफ, जिन्हें हमने आखिर में एक साथ जोड़ दिया। अब उन प्लेट्स को इस्तेमाल करके हमने उन्हें कंप्यूटर में मैप कर दिया। मैप करने के बाद आप उस कैमरे से उन कैमरा सेटिंग्स को एकदम मैच कर सकते हैं जिन्हें हमने इंडोर शूट किया था, और फिर उससे किसी भी तरह का मूवमेंट दे सकते हैं। इस सीक्वेंस के सामने जेम्स बॉन्ड भी फीका पड़ेगा। रामायण में रावण सीता जी का अपहरण करके उन्हें लंका ले जाता है, पर इसी बात को आज के हिसाब से दिखाने के लिए फिल्म में रावण नायिका को हिप्नोटाइज कर देता है और फिर उसे बिना ब्रेक वाली तेज रफ्तार लोकल ट्रेन में बैठा देता है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य के लिए मुंबई की लोकल ट्रेनों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें लाखों लोग रोज सफर करते हैं। शॉर्ट फुटेज जोड़कर इस जबरदस्त स्टंट सीक्वेंस को विजुअल इफेक्ट्स के जरिए बेहद जानदार बनाने में बहुत मदद मिली। हमने पूरे ट्रेन सीक्वेंस के बारे में पहले अच्छी तरह सोचा। ये काम हमने फिल्म के डायरेक्टर और एक्शन डायरेक्टर के साथ मिल बैठकर किया और पूछा कि वो शॉट हम कैसे लेंगे। वो ट्रेन सीक्वेंस बहुत ही कमाल का था। वो इसलिए क्योंकि हमने उसे लोनावला में शूट किया था, तो वहां बैकग्राउंड में सिर्फ पेड़ पौधे और पहाड़ थे, लेकिन इस सीक्वेंस में हमें दिखाना था कि ट्रेन बांद्रा से CST जा रही है। पर लोगों को नहीं मालूम कि वहां का रास्ता कैसा लगता है, इसलिए लोनावाला को बांद्रा और CST में बदलना अपने आप में बड़ा गजब का काम था। आधी चीजें हमें लाइव शूट करनी पड़ी और बाकी की आधी स्टेज पर, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ऐसा लगे ये सब मुंबई में हो रहा है। दृश्य को और रोमांचक बनाने के लिए VFX टीम के दिमाग में एक और तरकीब आई। हम उस दृश्य में असली लोगों, असली स्टेशनों को भी दिखाना चाहते थे, इसलिए हमने ट्रेन पर चारों दिशाओं में 60, 70, 80 कैमरे लगा दिए, जहां भी मुमकिन था। इस तरह हमें पूरे बैकग्राउंड का एक वास्तविक दिखने वाला दृश्य मिल गया। सबसे पहले तो हमने लोनावला के शॉट्स में बिल्डिंगें डाली, लेकिन फिर हमने महसूस किया कि
उन बिल्डिंगों को जोड़ने के बावजूद वो रास्ता बैंड्रा और सीएसटी के बीच का रास्ता नहीं लग रहा था। इसलिए अब हमें सीजीआई की मदद से काफ़ी बैकग्राउंड तैयार करना था। सीजीआई बिल्डिंगें, सीजीआई ट्रैक्स, सीजीआई ट्रेन, वो सब तैयार करने में बहुत वक्त लगा। लेकिन अभी बहुत काम बाकी था। जब टीम ने वो सीक्वेंस देखा तो उन्हें उसमें एक बहुत बड़ी कमी नजर आई। हमने जब अपने शूट किए हुए सारे सीन का पहला ड्राफ्ट देखा तो एक शॉट में हमें कोई चीज़ कम लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर याद आया कि हमने इसमें स्टेशन बनाया ही नहीं। हमें लगा ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, क्योंकि सीन में मौजूद चीज़ों की लिस्ट में हमने स्टेशन का जिक्र ही नहीं किया था। आखिर में हमने वास्तविक महसूस होने वाला एक स्टेशन तैयार किया जहां एक्स्ट्रा बोगीज थीं और जिनमें यात्री थे, और वो सब सीजीआई टेबल पर तैयार किया गया। इसके अलावा इस दृश्य में ऐसे शॉट भी थे जिन्हें हम शाहरुख के साथ शूट नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बेहद खतरनाक थे। इसलिए उन्हें हमने एक डुप्लीकेट की मदद से फिल्माया और फिर बाद में उसका चेहरा शाहरुख के चेहरे से बदल दिया। I just recovered from a shoulder surgery, so it is very difficult, especially the jumping and flying on the wire is difficult, and to do it gracefully. डुप्लीकेट के चेहरे की जगह शाहरुख का चेहरा फिट करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि डुप्लीकेट का चेहरा शाहरुख के चेहरे के मुकाबले थोड़ा छोटा था। इसलिए पहले हमें चेहरे को मॉडल करना पड़ा, उसके बाद हमने उसे बदल दिया। असली शॉट ये था, लेकिन फिल्म में आपने ये देखा। I'm sorry. शूटिंग के दौरान बहुत सारे लोग मौजूद थे, पर शुक्र है हमें जो कुछ भी शूट करना था हमने उसे शूट कर लिया और कोई भी घायल नहीं हुआ, जो कि बहुत अच्छा था। फिल्म का एक और जबरदस्त दृश्य वो था जिसमें पूरी रफ्तार से दौड़ती लोकल ट्रेन मुंबई के मशहूर छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन को तोड़ती हुई बाहर निकल जाती है। हकीकत में ऐसा होना नामुमकिन है, पर यह दृश्य दिखाने के लिए एक बार फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी काम आई। 19वीं शताब्दी में बने गॉथिक शैली के इस रेलवे स्टेशन को पर्दे पर ट्रेन टकराने से तहस नहस होते दिखाना वीएफएक्स टीम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जब अनुभव और शाहरुख ने हमसे कहा कि वो सोच रहे हैं कि फिल्म में सीएसटी को तहस नहस होते हुए दिखाया जाए, तो हमने कहा क्या बात है, पर वीएफएक्स टीम के नज़रिए से सोचे तो सवाल था कि हम उसे दिखाएंगे कैसे। हमने इस तरह का काम पहले कभी नहीं किया था। हमने जुहू के पवन हंस एयरपोर्ट पर सीएसटी का बनावटी बाहरी हिस्सा तैयार किया। सीएसटी वहां था ही नहीं, वहां सिर्फ एक सड़क थी जिसके पीछे हमने एक बहुत बड़ा नीला स्क्रीन तैयार किया। फिर हमने नीले स्क्रीन के सामने से गाड़ियां गुजारकर ट्रैफिक का प्रभाव पैदा किया और उन्हें कैमरों से शूट किया। बाद में नीले स्क्रीन की जगह हम सीएसटी फिट करने वाले थे, जिसका हमने एक मिनिएचर बनवाया था। मिनिएचर का इस्तेमाल करने से पहले आपके पास पूरी जानकारी होनी जरूरी है। उसके लिए कौन सा लेंस यूज होगा, उसे कहां रखा जाएगा, पूरा हिसाब होना जरूरी है। निर्देशक चाहते हैं कि इस मिनिएचर का विस्फोट ना हो, बल्कि ये ढह जाए, जिसे करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। लग रहा था सब कुछ ठीक ठाक है, पर कई बार जिंदगी में पूरी सावधानी बरतने के बावजूद कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। रावण के ट्रेन सीक्वेंस के बारे में सोचने और फिल्म के प्री क्लाइमेक्स के लिए एक मिनिएचर को डिजाइन करने में महीनों लग गए, पर सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हो पाया। एक स्टील केबल टूट गया जिससे मिनिएचर सीएसटी तहस नहस नहीं हो पाया। हमें उसके एक एक हिस्से को हाथों से तोड़ना पड़ा। आखिर इस सिचुएशन को वीएफएक्स की मदद से संभाला गया।
इस काम को हमने शुरू किया CST स्टेशन की बाहरी दीवार पर क्रैक्स बनाकर। हमने उन क्रैक्स को डिज़ाइन करके उन्हें इमेज पर जोड़ा। हमने ये भी सोचा कि उसमें से गिरते हुए पत्थर और मलबा कैसा लगेगा और उसे कैसे वास्तविक रूप दें। और फिर आखिर में हमें मूर्ति को टूटते हुए दिखाना था। वो मूर्ति CST स्टेशन के ऊपर लगी है, तो हमने पूरी मूर्ति को डिज़ाइन किया। हमने कई स्टिमुलेशन टेस्ट करके देखे कि वो टूटती हुई कैसे लगेगी। फिर हमने मूर्ति टूटने का सबसे ज़बरदस्त नमूना चुना, जो दिखने में बड़ा प्रभावशाली लग रहा था। वाकई असरदार था। और फिर वो सीन जिसमें जीवन ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, उस सीन में भी इंजन पर जोर डालकर रोकने का प्रभाव विश्वसनीय लगना चाहिए था। ट्रेन की रफ्तार और उसके वजन को भी ध्यान में रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। जब मैंने हादसे वाला वो दृश्य देखा, मुझे यकीन नहीं हुआ। किसी भी विजुअल इफेक्ट का प्रभाव उस वक्त और भी बढ़ जाता है जब साथ में जबरदस्त साउंड टेक्नोलॉजी भी हो। साउंड डिजाइन को रावण ने बॉलीवुड में एक नई बुलंदी पर पहुंचा दिया। Every film needs a good sound here. So when it comes to technology, I was very clear that sound should be as good as it gets, and you have Mr. Rasool Pukati, who's won an Oscar award. शुरू में फिल्मों में अच्छी फोटोग्राफी, शानदार सेट्स, खूबसूरत हीरो हीरोइनें और अच्छी लोकेशंस होने से ही उनकी प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ती थी। मगर आज लोग समझने लगे हैं कि अच्छी साउंड भी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ाने में सहायक होती थी। मैं फिल्म में डॉल्बी 7.1 साउंड चाहता था, जिसका मतलब था पूरे देश के थिएटरों में उसे इंस्टॉल करवाना। And then he told me that, if I do that sound, it will work better on 7.1. So I said, let's put that. Let's give everyone a full wholesome experience of what technologically cinema should be. मेरे ख्याल से अभिनेता और निर्माता के रूप में शाहरुख खान की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उन्होंने देश के 2500 थिएटरों को अपग्रेड किया, और ऐसा सिर्फ इस फिल्म की बदौलत ही हो सकता था। VFX टीम का सबसे बड़ा इम्तिहान था फिल्म का 13 मिनट लंबा क्लाइमैक्स, जिसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और लाइव एक्शन दोनों का इस्तेमाल करके फिल्माया गया। सुपर हीरो और सुपर विलेन की आखिरी लड़ाई को 3 हिस्सों में बटी इंटरैक्टिव लड़ाई के रूप में फिल्माया गया। जिस वीडियो गेम से रावण और जीवन बाहर निकलकर असली दुनिया में पहुंच जाते हैं, उसके हर भाग में जीवन के लिए मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। इसे दिखाना VFX टीम के लिए जबरदस्त चुनौती थी। So you have level 1, which is they throw fireballs and all of that, they throw at each other. The level 2 is almost like a guerrilla warfare kind of tactics. And the final face-off is almost like a spaghetti western standoff that happens between two cowboys. Game ready to play. Game should. Welcome, Lucifer. That's all right. दर्शकों को उनके अलग प्रभावशाली व्यक्तित्व दिखाने के लिए हमने पहले हिस्से की लड़ाई में आधा सेट वास्तविक रखा और बाकी आधा विजुअल इफेक्ट से बनाया। क्लाइमैक्स की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उसके कई बैकग्राउंड्स थे जो आपस में एक दूसरे के साथ घुल मिल रहे थे। उनमें कई चीजें ऐसी थीं जो पर्यावरण से संबंधित थीं। क्लाइमैक्स का जबरदस्त प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उसमें कई विस्फोट और भारी तोड़फोड़ दिखानी जरूरी थी। उस दृश्य के पहले हिस्से में हमें तख्ते टूटते दिखाने थे, दीवार टूटती दिखानी थी, पसीने की बूंदें गिरने के शॉट जिन्हें अपग्रेड किया गया, वो बहुत ही अलग तरह का इफेक्ट था। और फिर हमें लगातार कभी असली तो कभी CGI किरदार दिखाने थे। रावण में दर्शकों को कुछ विश्व स्तरीय विजुअल इफेक्ट्स देखने का मौका मिला। आइए जानें, फिल्म के आखिरी एक्शन दृश्य में जब क्लाइमैक्स अपने चरम पर होता है तो उसे और रोमांचक बनाने के लिए जो शॉट लिया गया वो कैसे तैयार हुआ। शीशे के टुकड़े बरसने वाला वो शॉट बहुत ही बड़ी चुनौती था। शाहरुख पर गिरते शीशे सारे नकली थे।
वो शीशे बरसने वाला शॉट बहुत जबरदस्त था। उसे तैयार करने में 135 घंटे लगे। उसमें 250 फ्रेम्स थे और 125 मशीनों में से उसे तैयार करने में तकरीबन 12 दिन जितना वक्त लग गया। और उस शॉट में एक छोटी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर एक फ्रेम भी खराब हो जाता तो हमें नए सिरे से पूरा काम करना पड़ता। उस शॉट को तैयार करने में हमें 40,000 घंटे लगे। क्लाइमेक्स के दूसरे भाग में दिखाई गई हीरो और विलेन के बीच की हाथों की लड़ाई में असली दृश्यों के साथ कंप्यूटर ग्राफिक्स का भी इस्तेमाल किया गया। अनुभव ये दिखाना चाहते थे कि जब नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे से विपरीत दो ऊर्जाओं का मिलन होता है तो क्या होता है। उनके दिमाग में बॉक्सिंग रिंग का आइडिया था, जहां लड़ते हुए बॉक्सरों को अगर आप स्लो मोशन में देखें तो आपको उनके पसीने की बूंदें यहाँ वहां छिटकते हुए नजर आती हैं। वो कुछ वैसा ही डिजिटल तकनीक के जरिए रावण और जीवन के बीच होता दिखाना चाहते थे। तो हमारी टीम ने इस पर काम करना शुरू किया कि उन दोनों किरदारों से निकलता हुआ पसीना कैसा नजर आना चाहिए। क्योंकि वो क्यूब से बने हुए हैं तो हमने दिखाया कि क्यूब थोड़े से खुल जाते हैं और उनसे डिजिटल फॉर्म में पसीना निकलता है। पर हमने इस बात का भी ध्यान रखा कि पसीना सिर्फ कुछ ही शॉट्स में होना चाहिए जो हाई स्पीड में हो। फिल्म रावण में अच्छाई और बुराई की लड़ाई को 3 अलग-अलग स्तरों पर दिखाया गया, जिनमें 3 तरह की युद्ध शैलियों और कई प्रकार के विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया। 3 हिस्सों वाली उस लड़ाई के आखिरी हिस्से को फिल्माने के लिए रामायण से प्रेरणा ली गई। जिस तरह रावण के 10 सिर थे, उसी तरह फिल्म में 10 रावण एक साथ दिखाए गए। लड़ाई के तीसरे हिस्से में हमें तबाही दिखानी थी। इस बारे में हमने अपने डीओपी निकोला से बात की और पूछा लाइटिंग किस तरह की होनी चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा लगना चाहिए जैसे दुनिया का अंत होने वाला हो। उस दृश्य में पूरा बिल्डअप, पूरा ड्रामा होता है। You should be careful what you wish for, kid. क्योंकि अब तुम्हारे पास एक नहीं 10 है। अचानक उन 10 रावणों के पीछे बादलों में छिपा सूरज निकल आता है और तब आप देखते हैं कि उनमें से सिर्फ एक की ही छाया जमीन पर पड़ रही है और वही असली रावण है। तीसरे हिस्से की लड़ाई को शूट करते वक्त उन्होंने सामने ग्रीन स्क्रीन लगा दी थी और मुझे कल्पना करनी थी कि मेरे सामने 10 रावण खड़े हैं और फिर उन्होंने थर्मोकोल का एक टुकड़ा लिया, उसे रावण के आकार में काटकर हमारे सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने पीछे से लाइट डाली जिससे हमारे सामने रावण की छाया पड़ने लगी। हमने वो दृश्य मोशन कंट्रोल कैमरे से शूट किया। ये और भी बड़ी चुनौती थी क्योंकि अब हमें रावण का सूट भी रिप्लेस करना था। एक ही शॉट में 10 रावण थे, उतने ही उनके सूट भी थे। कुल मिलाकर वो बहुत बड़ा शॉट था। उसमें बहुत सी चीजें थीं। अगर एक सूट में 100 परतें थीं तो कुल मिलाकर 1000 परतें हो गई थीं। वो बहुत ही जबरदस्त शॉट था। डबल रोल का एक शॉट ही काफी पेचीदा होता है, जबकि इस शॉट में तो एक साथ 10 अर्जुन रामपाल हर तरफ से आ रहे थे, एक दूसरे के सामने से गुजर रहे थे, कैमरा मूव कर रहा था। उधर वो शॉट फिल्माया जा रहा था, इधर हम बैठकर उसे जोड़ रहे थे कि वो ठीक भी लग रहा है या नहीं। काम पूरा होने के बाद जब हमने उसे अनुभव और शाहरुख को दिखाया तो उन्होंने कहा हाँ हमें यही चाहिए। आखिर में जब रावण को गोली लगती है तो उसका शरीर फटकर हवा में बिखर जाता है। फिल्म में खालिस बॉलीवुड अंदाज में प्राचीन काल की पौराणिक गाथा और आज की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के नाटकीय मेलजोल से बुराई को मिटाने के लिए अच्छाई को अपना बलिदान करते हुए दिखाया गया। जीवन जाकर ऊपर से बरसते हुए उन क्यूब्स के नीचे लेट जाता है। वो उन्हें अपने भीतर सोख लेता है। इस दृश्य की प्रेरणा मुझे भगवान शिव की कहानी से मिली थी, जिन्होंने समुद्र मंथन के दौरान निकला विष अपने कंठ में रख लिया था।
फिल्म के आखिर में जीवन मर जाता है, शाहरुख ने एक बार मुझसे कहा था कि उनकी दिली तमन्ना है कि जब वो मरें तो उनका शरीर कई टुकड़ों में बिखर जाए। तो मैंने उनके शरीर को टुकड़ों में बिखेरने के लिए उन्हीं क्यूब का इस्तेमाल किया। आखिर किंग खान का सपना साकार हो ही गया। रावण धूमधाम से दुनिया भर के सिनेमा घरों में प्रदर्शित हुई। दर्शकों की शोर शराबे भरी प्रतिक्रिया, समीक्षकों की राय और बॉक्स ऑफिस के नतीजों के बीच शाहरुख काफी राहत महसूस कर रहे थे। तकनीकी रूप से इतनी एडवांस फिल्म बनाकर उन्हें जो तजुर्बा हासिल हुआ वो तो अनमोल था ही, पर इस फिल्म को बनाने के पीछे उनका एक बहुत प्यारा और नेक इरादा था। उन्होंने ये फिल्म खास तौर से बच्चों के लिए बनाई थी, सब बच्चों के लिए जो अपने अपने पिता को सुपर हीरो ही समझते हैं। Kids love it. I know this wherever I go now, whichever city, everyone says Jeevan, everyone wants to wear a Jeevan costume, which was the target audience. मैं खुद भी यही मानता हूँ कि मेरे डैड ही मेरे असली हीरो हैं। मुझे ये फिल्म करने में बहुत खुशी हुई क्योंकि ये फिल्म भी यही बात कहती है। फिल्म रावण आई और चली भी गई, पर भारतीय सिनेमा के इतिहास में ये फिल्म मील का एक पत्थर है, जिसने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि भारत भी अच्छे स्तर की VFX फिल्मों का निर्माण कर सकता है। The sense of ambition was that there is a technology which should be utilized in films, and if it can be done, then it is going to pave the road. It's going to open doors for people to try even more, better, much nicer, cooler stuff with that technology.